ये क्वेश्चन पेपर है जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था हाल ही में। ये आपका इंग्लिश का इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में आर ओ और एसएससी में, इसके अलावा आरपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी में ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ही फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिर ही वर्कड कॉमा स्पेस ही फील्ड। तो जो पहला ऑप्शन है दो एंड येट, यही इसका राइट आंसर है। दो का मतलब होता है यद्यपि और येट का मतलब होता है फिर भी। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, दो ही वर्कड हार्ड, दो ही वर्कड येट ही फेल्ड, यानी यद्यपि उसने काम किया फिर भी वह असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि स्पेस फिल इन द ब्लैंक वन ऑफ द बॉयज़ वॉज इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि है एवरी, यानी सभी। अगर आपको सबका मतलब पता होगा तो इसको फिट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक यानी सब कोई, और ऑप्शन नंबर 4 जो था ऑल यानी सब। और इसके अलावा जब फिट करने बैठोगे तो तुमको यही लगेगा कि सभी लड़के खेल के मैदान में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखो कि ही इज़ टू रिच नॉट टू स्टार्व। अब इसका मतलब पता होगा तब इसको ही कर पाओगे। स्टार्व का मतलब होता है कि भूखा। जैसे कि पहला ऑप्शन है ही इज़ टू स्टार्व नॉट, ही इज़ टू रिच नॉट टू स्टार्व। अगर इसको हिंदी में देखोगे तो यह होगा कि वह बहुत अमीर है कि भूखा ना रहे। वहीं ऑप्शन नंबर 2 पे देखोगे ही इज़ टू रिच एंड ही स्टार्व। इसका मतलब होगा कि इस सेंटेंस में क्या गलती होगी ऑप्शन नंबर बी में, ही जब भी आया है सेकंड वाले में एंड के बाद, तो ये स्टाफ नहीं स्टाफ्स होगा, यानी आखिरी में यहाँ एस होना चाहिए था, यहाँ एस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यही गलत है। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, यानी वह इतना अमीर है कि भूखा नहीं रह सकता। एंड लास्ट है कि ही इज़ रिच इनफ टू स्टार। रिच इनफ टू स्टार, वह इतना अमीर है कि भूख से मर सकता है, जो कि ये ऑप्शन गलत है, पढ़ने पे ही गलत लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ फिट बैठ रहा है कि वह इतना अमीर है कि भूखा नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि एंटोनिम्स बताना है हमें ग्लूमी का। ग्लूमी का मतलब होता है कि उदास आदमी। अगर कोई उदास है तो उसे हंसमुख, यानी हंसमुख टाइप जो वर्ड इसमें रहेगा। जैसे बोरिंग है, ये इसका नहीं बन रहा है विलोम। स्ट्रेट, ये भी नहीं किसी एंगल से फिट हो रहा है। अब देखो चीयरफुल, जो कि हंसमुख जैसे वर्ड से मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीयरफुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अपोजिट बताना है इसका। इनडिस्क्रीट, इसका मतलब होता है असावधानीपूर्वक, असावधानीपूर्ण। तो असावधानीपूर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण। और इनमें से विवेकपूर्ण किसका बनेगा, देखो ऑनेस्ट का बनेगा नहीं, इसका मतलब वही ईमानदार। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। रिलायबल ये हो नहीं सकता, बचा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ नोन एज। अगर इनका मतलब पता होगा तो इसको कर लो जाओगे। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डिज़ाइनिंग से नहीं लेना देना है, तो ये ऑप्शन यही हट जाएगा। फिर आता है स्टोनोग्राफर, स्टोनोग्राफी दिए होगे जो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड होता है, तो इसमें लिखावट का कुछ होता नहीं, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड होता है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर आता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है कि जो द करेक्ट वे ऑफ स्पेलिंग वर्ड इन अ लैंग्वेज, या फिर रूलिंग गवर्निंग रिटन लैंग्वेज।
और आखिरी में जो बचता है कैलीग्राफी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 31 का, कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें वन वर्ड बताना है इस सेंटेंस का, जो कि सेंटेंस है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट्स साइन। यानी कोई एक लेटर है, साइन करने के बाद उसमें कुछ लिखा जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो इसमें देखो, कोई भी चीज़ जब समाप्त हो जाती है उसके बाद कोई चीज़ को उसमें परिवर्तन किया जाए या उसके बारे में भविष्यवाणी की जाए, तो हमेशा वो पोस्ट वर्ड आता है। ठीक है, जो पोस्ट वर्ड आया है इन्हीं दोनों में से फिर एक होता है पोस्ट स्क्रिप्ट और पोस्ट डिक्शन। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है, जब कोई चीज़ लिख ली जाए, उस पर पूरा साइन हो जाता है, उसके बाद कुछ उसमें लिखा जाता है, तो उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, जो ऑप्शन नंबर ए है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को करेक्ट किया जाता है, तब उसको यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पोस्ट डिटेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कभी मूवी में देखोगे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, उसको लेकर फिर यूट्यूबर्स अपना बनाते हैं कि ये आगे हुई संभावना हो सकती है, खासकर मार्वल्स की मूवी में जैसे आता है। तो उसका मतलब यही होता है पोस्ट डिटेक्शन, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना उसके होने के बाद। एंड फिर लास्ट में है मनुस्क्रिप्ट। ये वो चीज़ होती है जो कोई पुरानी बुक है या फिर डॉक्यूमेंट है, उसको दोबारा हाथों से लिखना, उसको हम कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 33। स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑब्लिटरेट। क्वेश्चन नंबर 34 है। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी इसकी पर्यायवाची क्या होगी इंग्लिश में। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो ये ए है, रिग्रेट। अब आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर पे पैसिव बताना है इस सेंटेंस का। सेंटेंस क्या है, हु हैज़ कट द ट्री। ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, टेंस और ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये लिखा है हु, यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ कट ये क्या है, ये बता रहा है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद द ट्री यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट पर्टिकुलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव का, उसके बाद हैज़, हैव बीन, उसके बाद पास्ट पर्टिकुलर, यहाँ बीन ऐड होता है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, द ट्री, ये पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट बन जाएगा। द ट्री क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ बीन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद कट, ये पास्ट पर्टिकुलर में आएगा तो कट का कट ही रहेगा। और जो हु है वो चेंज हो जाता है बाई हुम में। तो अब यहाँ से आसानी होगी, देखो हु किस में चेंज होगा, बाई होम में। तो बाई होम कहाँ कहाँ है, ए में है, बी में है और डी में है, तो सी ऑप्शन यही कट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो द ट्री है वो तुम्हारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो द ट्री यहाँ भी सब्जेक्ट है, द ट्री यहाँ भी सब्जेक्ट है, द ट्री यहाँ भी सब्जेक्ट है, तो ये ठीक ही रहेगा। उसके बाद जब प्रेजेंट था वो पास्ट पर्टिकुलर में जाता है और बीन ऐड हो जाता है। ठीक है, बीन यहाँ नहीं है, बीन यहाँ नहीं है, और ये हमारा कट हो ही गया था, बीन यहाँ पे है और कट आखिरी में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, ये एक सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट फॉर्म में ले जाना है। कह रहा है आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, सेड टू हमेशा आस्क्ड में चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहीं कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो हाउ डू यू नो में जो नो है
ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा तो नो का न्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यू सब में है। ठीक, उसके बाद न्यू यू है, ये यू किस में जाएगा, यू जाएगा ही में। तो ही देखो कहाँ पे है, हाउ आई नो, ये तो यही गलत हो गया, हाउ आई नो ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद आई आस्क्ड हिम दैट हाउ ही नो, एक ही यहाँ पे है और ही यहाँ पे, तो बी और डी हमारा बचा। ऑप्शन नंबर डी देखो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कह रहा है आई आस्क हिम दैट हाउ ही न्यू दैट, 2 बार दैट नहीं आएगा इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा राइट आंसर। इसके बाद कह रहा है 37 में टू एंड इन स्मोक, ये एक सेंटेंस है, ये एक आइटम है, इसका आइटम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, टू हैव नो रिजल्ट टू कम टू नथिंग। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 38 में ब्लो वंस ओन हॉर्न, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बूस्ट अबाउट वन सेल्फ। ये तो आपको रट्टे ही मारने पड़ेंगे अगर इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो।